नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। विपक्ष के 9 नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर चिट्ठी लिखा। उसके बाद तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद मोदी जी का इस पर रिएक्शन आए, और अब मोदी जी और अमित शाह जी दोनों का रिएक्शन भी आ गया। लेकिन जिस तरीके के रिएक्शन आए हैं उस हिसाब से अब लग रहा है कि तमाम विपक्ष शायद देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को चिट्ठी लिख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी, दरअसल मोदी सरकार इस मसले पे सुन तो नहीं रही है, कम से कम आप ही सुन लीजिए ईडी और सीबीआई के चक्रव्यूह को समझने के लिए। अब इस पे सवाल ये है कि राहुल गांधी के मसले के बीच में क्या ईडी और सीबीआई का मामला दब गया है? लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी मोदी जी को लेकर एक अलग ही रुख तेवर अपना चुके हैं, जिस पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। यही बात करना चाह रहे हैं कि आखिर सीबीआई और ईडी को लेकर जिस मकसद से, जिस इंटेंशन से विपक्ष ने चिट्ठी लिखी थी, क्या वो पूरा हो गया है? अगर हाँ, तो फिर मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि भाई, अरे अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि ये तमाम केसेस तो भाई कांग्रेस के वक्त था, फिर उन विपक्ष वाले को मिर्ची क्यों लग रही है? राहुल सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राहुल सर से सबसे पहला सवाल लेते हैं, और सबसे पहला सवाल राहुल सर ये है कि विपक्ष ने मोदी जी को चिट्ठी लिखा था और अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो तमाम लगभग जो केसेस है वो तो कांग्रेस के वक्त थे, तो फिर इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं विपक्ष? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिट्ठियां केवल एक ही पार्टी नहीं लिख रही, बहुत सारी पार्टियों ने चिट्ठियां लिखा है, जिसमें चिट्ठी के जरिए ये बताया कि भाई मोदी सरकार की जो तानाशाही है वो किस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। भाई संसद में राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देना, सड़कों पर जो है किसानों को बोलने ना देना, युवाओं को, नौजवानों को ना बोलने देना। आज के वक्त में ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष मजबूत हो रहा है सरकार के मुकाबले, ये देखकर सरकार बौखलाई हुई, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खत्म हो गया है, मोदी लहर खत्म होती नजर आ रही है, और सीधे तौर पर देखा जाए तो मुद्दों पर बात करते नहीं है। धर्म और जाति पर आज कोई जनता ना तो सुनना चाहता ना देखना चाहता है, और विपक्ष आज जनता से जुड़े जो मुद्दे को उठा रहा है वो कहीं ना कहीं बताता है कि जनता चीजों को देख रही है। हिमाचल में बदलाव को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, दिल्ली के एमसीडी में देखते हैं, मेयर चुनाव हम देख रहे हैं कि किस तरीके का बदलाव हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरीके से जनता विपक्ष पर फोकस कर रही है, विपक्ष के मुद्दों को ध्यान से सुन रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सत्ता पक्ष ने बहुत कुछ कहा, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा से कहीं ना कहीं उन्होंने जनता तक जगह बनाने की कोशिश की। हालांकि वो बात अलग है कि उतना जनता तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उनको सुना है। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ आज विपक्ष का खड़ा होना, और या लोगों का राहुल गांधी पर बात करना कि भाई राहुल की संसद सदस्यता रद्द नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो सवाल ही पूछ रहे थे, और विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सत्ता पक्ष का है जवाब देना। तो ऐसे में सरकार जिस तरीके से सवाल से घबराई हुई, ये बताता है कि उन्हें ना तो आरजेडी दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेस। जो भी विपक्ष उनके खिलाफ बोल रहा है या जो आवाज उठा रहा है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में अब देखिए, एक सवाल तो है जो पूछे जाने चाहिए। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ईडी और सीबीआई का खेल हम सब ने दिल्ली में भी देखा है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोगों को समन भी भेजा गया और 72 घंटे तक पूछताछ भी की गई। उसके बाद बारी आई आम आदमी पार्टी की, जिसमें मनीष सिसोदिया आज भी जो है जेल के अंदर है। इस पे ही एक सवाल अब ले लेते हैं कि अमित शाह जी ने अपना रुख साफ कर दिया कि भाई देखिए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, विपक्ष को जो करना है कर ले। टाइमिंग को लेकर भी सवाल हुआ, वो तमाम चीज़ें हैं। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, एक सवाल ये जो खास करके अरविंद केजरीवाल जी को लेकर है कि अमित शाह जी और मोदी जी दोनों ने अपना रुख क्लियर कर दिया कि भाई देखिए, ईडी सीबीआई अपना कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों से वो जो एक अलग तेवर में नजर आ रहे हैं, क्या मनीष सिसोदिया जेल में है इस वजह से, या वाकई में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई इस वजह से है? किस वजह से इतना आग बबूला है मोदी जी पे अरविंद केजरीवाल? देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ही देख लिया जाए तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो उन्हीं के मंत्री हैं, तो सबसे पहले गुस्सा जाहिर तो मंत्री के तौर पर ही देखा जाएगा। दूसरी तरफ संसद सदस्यता को लेकर लोकतंत्र पर खतरा बताया जा रहा है, इसलिए तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट हैं, और इसी के तौर पर अरविंद केजरीवाल भी देखे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अन्य पार्टियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही कड़े स्वर में बोलते हुए नजर आते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं, जलील शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो साफ तौर पर दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरीके की नीतियों पे चल रही है सरासर गलत है। ये नीतियों के तहत ही जेल में डाला गया है उनके ही मंत्रियों को। 2 मंत्री जेल में मौजूद हैं, सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, सत्येंद्र जैन भी मौजूद हैं। तो आप बखूबी देखेंगे कि यहाँ पर गुस्सा तो निकलेगा अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उनके 2 मंत्री। देश के पीएम को अनपढ़ या जाहिल बताना अरविंद केजरीवाल का, ये आपको सही लग रहा है? देखिए, वैसे तो सही नहीं है, किसी पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि उन्हीं की सरकार
सरकार के तौर पर देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि 2 बार वो चुनाव जीत चुकी है, एमसीडी चुनाव भी जीत चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिल्ली से खत्म होने के कगार पर है। तो ऐसे में ये दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार रणनीति लेके आ रही है नई नई। इसी तहत मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। तो यहीं पर अरविंद केजरीवाल ने ये जो कड़े रुख करे हैं, ये साफ तौर पर अपने मंत्रियों को देखते हुए और लोकतंत्र पे खतरे को देखते हुए किए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ईडी सीबीआई को लेकर विपक्ष के नेताओं ने अपना रुख इख्तियार किया। खास करके इसमें हमने देखा कि कांग्रेस जो है पीछे हट रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, 9 विपक्ष के नेताओं ने मोदी जी को चिट्ठी भी लिख दी ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि उन्होंने जो रिएक्शन दिए हैं, जो बदलाव दिए हैं, वो तो और भी भयावह है। ऋतिक, आपने देखा कि किस तरीके से ईडी सीबीआई को लेकर दुरुपयोग को लेकर मोदी जी को चिट्ठी लिखा गया। उनके रिएक्शन ये आया कि भाई देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग ज़्यादा तिलमिलाया घबरा रहे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अब विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर अब देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को चिट्ठी लिख दी जाए? क्योंकि भाई सरकार तो साफ कर दे कि हम इस मसले पर आपका कोई बात नहीं सुने। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर यहाँ पर चर्चा करें तो लगातार देखा जाए वो आदिवासियों की मसीहा कही जाती हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की सरकार पर सवाल भी खड़ी करती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष एकजुट होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखता है तो कहीं ना कहीं हल हो सकता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवैधानिक पद पर हैं। जो भी फैसला लेंगे उसको सभी को मानना पड़ेगा, और अगर विपक्ष इस बड़े कदम को उठाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए फायदेमंद होगा मेरे हिसाब से। एक सवाल आखिर में ये कि क्या सोनिया गांधी, खड़गे साहब और तमाम लोग जो हैं ईडी सीबीआई और अडानी के मसले को लेकर जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे अभी राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, क्या लगता है सरकार को कोई फर्क पड़ेगा इन तमाम प्रोटेस्ट का या हलचलों का, या फिर जो सियासत इन दिनों हो रही है? देखिए, 24 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की हम चर्चा करें, महज 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन इन 3 महीनों में बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता ने अडानी के मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं की। यहाँ पर अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए, सेबी की रिपोर्ट्स पर भरोसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अडानी के मुद्दे को लेकर कोई भी बीजेपी पार्टी का नेता नहीं बोलेगा, क्योंकि विपक्ष पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाताल से लेकर आसमान तक सब कुछ अडानी को दे दिया, सबका निजीकरण कर दिया। तो देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे कैसे? बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने निजीकरण का जो मुद्दा है उसको देख सकते। तो लगातार यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बोलेंगे तो जेपीसी गठित होगी, और जेपीसी गठित होगी तो हो सकता है कि केंद्र की सरकार गिर जाए। और अगर केंद्र की सरकार गिरती है तो 2024 के चुनाव में आपको पता है कि यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, सबकी आवाज एक जैसी हो गई, सबके सुर एक जैसे हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। अब अगर बीजेपी के नेता और उनके मंत्री को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई बीजेपी की ताकत है उनका विकास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राम मंदिर, तमाम मसले हैं, धारा 370। विपक्ष को जब सुनते हैं उनका कहना है कि बीजेपी की ताकत है ईडी सीबीआई एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। अब इस जद्दोजहद के बीच में ये देखना पड़ेगा कि अब विपक्ष का रुख क्या रहता है 2024 के चुनाव में, और क्या वाकई में अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्या इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या मोदी सरकार वाकई में एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? अगर हाँ, तो इसका 2024 के चुनाव में कितना बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।